Atop a hill that once overlooked a vast stretch of forest, the significance of this stupa complex is in the fact that it is a canvas that tells us the story of Buddhism for 1300 years. It also tells you of a period when successive dynasties in India supported different faiths and beliefs, iterating the secular fabric of the subcontinent. The story of Sanchi and its stupa go back 2,300 years and is closely linked to the Mauryan Emperor Ashoka. Interestingly, in ancient texts there is no reference to the word Sanchi. Instead, references are made to Kaknada Boat, Bochi Parvat and Kakanaya, which was probably the original name of Sanchi. ये स्तूपा का निर्माण सम्राट अशोक ने 3rd सेंचुरी BC में कराया था और इसके निर्माण के पीछे एक रोचक कहानी भी सामने आती है। और वो रोचक कहानी यूँ है कि सम्राट बिंदुसार के समय में अशोका को उज्जैनी का राजकुमार बनाया गया था और उसकी जो राजधानी थी वो अवंती थी। और सौभाग्य से ये वही क्षेत्र है जो अवंती के क्षेत्र में आता है। और अशोक के लगातार यहाँ पर आगमन से और उनके एक नगर श्रेष्ठी जो विदिशा का नगर श्रेष्ठी था, बहुत बड़ा व्यापारी था, उसकी पुत्री से उसका प्रेम विवाह होता है जिसका नाम था देवी। और सब माना जाता है कि उसके प्रभाव में, चूँकि वो बौद्धिस्ट धर्म को मानने वाली थी या बुद्धिस्ट से ज़्यादा प्रेरित थी, तो उनके प्रभाव में आके अशोक बुद्ध बना। ये बात समझ में आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन इसके साथ कलिंगा के युद्ध के बाद भी अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। The original stupa that was built by Ashoka was most probably made after the Battle of Kalinga. At that time, it was a small brick stupa, probably half the size of this one, and it would have had monasteries around it. This present stupa and complex evolved over the centuries. Today, there are as many as 50 monuments within the Sanchi stupa complex, and they include the main stupa, the smaller stupa called Stupa 2, and what remains of the third. Surrounding the stupas are a network of monuments, including what could have been a multi-pillared Chaitya hall and a pillared assembly hall. Also, you will find the famous Sanchi Ashokan pillar, which sadly is in 3 pieces. This pillar has inscriptions in Brahmi. Dr. Mohan Joshi, the man in charge of the Sanchi Museum, tells us how the stupa evolved. It started with the destruction of the main stupa by Pushyamitra Shunga in the middle of the 2nd century after he defeated the last of the Mauryan kings. अशोका के समय में अशोक ने मौलिक रूप से एक ब्रिक का स्तूपा बनाया था, जो वर्तमान में आज हम स्तूप देख रहे हैं। उसके अंदर इसके जस्ट हाफ साइज़ का एक ब्रिक का स्तूप है और उस ब्रिक के स्तूप में, सॉलिड ब्रिक के स्तूप में, अंदर मिट्टी के ढेर, मिट्टी का रैंडम रैम्ड मड उसके अंदर थी। और उसके साथ साथ कुछ जो हम अशोक के पिलर के जो फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, अशोक के जो टिपिकल मौर्यन पॉलिश वाले जो पिलर के फ्रेगमेंट्स हैं, वो भी उसके अंदर कुछ भरे हुए हैं। जैसा कि सर जॉन मार्शल ने 1912 से 1919 के बीच में काम किया था, उसकी खुदाइयों से वो अपनी किताब में इस बात को इंगित करते हैं कि इस तरह का एक सॉलिड खंड था अशोक का द्वारा बनाया हुआ ब्रिक का स्तूपा, जिसमें ऐसा भी माना जाता है कि उसमें एक रेलिंग भी रही होगी जो कालांतर में, और वो रेलिंग जो थी लकड़ी की रेलिंग रही होगी, वो कालांतर में नष्ट हो गई। और उसके बाद अशोक के बाद यहाँ पर एक शुंगा डायनेस्टी आती है जिसका शासक था पुष्यमित्र शुंग, जो आखिरी मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके वो शुंग उन्हें यहाँ पर अपना शासन की स्थापना की थी। और ऐसा माना जाता है कि उसने नष्ट किया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद उसके पुत्र अग्निमित्र द्वारा ये स्तूप का पुनः निर्माण किया गया, इसमें संवर्धन किया गया। और आज जो वर्तमान में स्टोन का पत्थर का पूरा स्तूप हम देखते हैं, वो लगभग पूरा उन्होंने डबल साइज़ में उसको निर्माण किया उसका। और उसके साथ साथ उसमें उन्होंने एक चूना का एक बहुत बड़ा लेप भी उसमें लगाया। साथ साथ उसके चारों ओर रेलिंग्स बनाई, प्रदक्षिणा पथ बनाया। और उसके बाद का एक और डायनेस्टी हमारे पास आती है जो 1st सेंचुरी एडी के आसपास, उसको आंध्रा से चलते हुए एक डायनेस्टी है, इसका नाम था सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन शासकों ने भी अपना अमूल्य योगदान इस स्तूपा के संवर्धन में दिया, जिसके कारण आज हमारा जो स्तूप है ये विश्व धरोहर की श्रेणी में आता है। और उन्होंने जो मुख्य काम यहाँ पर किया था वो थे इसके चारों तोरण द्वार, जो चारों दिशाओं में तोरण द्वार निर्माण किए। और उन्हीं तोरण द्वारों में
जो बुद्ध की घटनाएं हैं जीवन से संबंधित इंगित की गई हैं। विदिशा में हाथी दांत के कलाकार रहते थे और ये हमको जो इंस्क्रिप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दक्षिणी तोरण द्वार में एक इंस्क्रिप्शन है, ब्राह्मी में अभिलेख लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि वेदसगिरी हस्तदंतिकारे रूपम कमम कत्तम। तो इसका तात्पर्य है कि जो विदिशा के हाथी दांत के कारीगर हैं, उन हाथी दांत के कारीगरों के द्वारा यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर कार्विंग की गई है। और चूँकि ये जो एरिया है, इस एरिया में तमाम हाथियों की संख्या असंख्य थी और यह शायद कारण रहा होगा कि यहाँ के हाथी दांत का यहाँ कार्य बहुत होता रहा होगा। With elaborate engravings that depict the scenes from the Buddha's life, the Jataka tales and other Buddhist texts, Ashoka's visit to the Bodhi tree, and the war for Buddha's relics, the gateways here are exquisite. Interestingly, all these engravings have no images of the Buddha himself. He's always shown symbolically as a Bodhi tree, an umbrella, or a footprint. The engravings also show the passage of Buddha's relics across the subcontinent. Ashoka is credited with redistributing the Buddha's relics after he turned to Dhamma and established numerous stupas. Interestingly, the engravings on the gateways also show people from across Central Asia with elaborate headgears and exotic animals. सातवाहन डायनेस्टी के बाद ऐसा नहीं हुआ कि स्तूपों का निर्माण का, मोनेस्ट्री के निर्माण का विकास कार्य अवरुद्ध हो गया, ऐसा नहीं था। क्योंकि हमारे देश में एक परंपरा शुरू से रही है कि सत्ता चाहे किसी भी शासक की थी, ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि कहीं किसी शासक ने दूसरे धर्म के स्थापत्य संरचनाओं को क्षति पहुँचाई, ऐसा कम। सांची में भी ऐसा ही हुआ। सांची में सातवाहन के बाद गुप्ता डायनेस्टी आई और उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सशक्त शासक यहाँ पर हुआ, जिसने इस क्षेत्र में शकों का उन्मूलन किया था। इसके साथ साथ उन्होंने स्तूप के चारों दिशाओं में जो जमीनी जो प्रथम प्रदक्षिणा पथ है, इनका ज़मीन में भू प्रदक्षिणा पथ है, उसके चारों दिशाओं में बुद्ध के बैठे हुए उन्होंने मूर्तियाँ स्थापित करी। The Guptas added big statues and monuments around the stupa, and another interesting structure, this temple referred to as temple number 17. This is considered one of the oldest extant temples in India. गुप्तास के बाद भी यहाँ पर हर्ष का शासन था, हर्ष का कुछ समय का शासन था। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासन के बाद यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी यहाँ पर आती है जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहारों ने 11वीं 12वीं शताब्दी तक निरंतर इस क्षेत्र का विकास किया। उन्होंने यहाँ पर बौद्धिस्ट मंदिर भी बनाए। उनके समय के यहाँ पर कई संरचनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, मोनेस्ट्रीज यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो कमोबेश ये कहा जा सकता है कि पूरी सांची क्षेत्र में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 11वीं शताब्दी ईसा तक यहाँ पर एक लगातार यहाँ पर सांस्कृतिक क्रम बना रहा। The other dynasty to add its flourish on Sanchi was the Gurjara Pratiharas, who added this massive temple to the complex. A lot of the temple has been destroyed, but you can still see the scale of what it would have been like 1000 years ago from the scattered bits of the old temple stored nearby. Interestingly, many of the kings who supported and added to the Sanchi Stupa complex were not Buddhists. Yet they seem to have supported the stupa and monastery complex wholeheartedly. It is confounding, but from the 12th century all the way to the beginning of the 19th century, this great stupa complex at Sanchi disappeared from public memory. So how could such an important stupa have simply vanished from memory? ये जो क्षेत्र रहा है समाज से एक दूर, एक ऊंची पहाड़ी पे स्थित है और चारों ओर घना जंगल है। तो ऐसा हो सकता है कि एक चारों ओर घने जंगल के कारण आम आदमियों का यहाँ आना जाना कम रहा होगा। और ये भी हो सकता है कि चूंकि ये जो क्षेत्र था ज़्यादातर बौद्ध परंपराओं को मानने वालों का क्षेत्र था और ऐसा भी शायद माना जाता रहा होगा कि यहाँ पर इन स्तूपों के भीतर बुद्धिस्ट अस्थि अवशेष वहाँ पर रखे गए हैं। तो हिंदू परंपराओं में मान्यताओं के अनुसार, अन्य मान्यताओं के शायद ये हो सकता है कि यहाँ पर आम लोग नहीं जाते हों, जहाँ पर इस तरह का जो समाधि स्थल या जिस तरह का बनाया इस निर्माण कार्य किया गया होगा। एक कारण ये हो सकता है। जनरल टेलर यहाँ पर आए थे और आकस्मिक उन्होंने खोज की, इसकी चांस डिस्कवरी जिसको हम कह सकते हैं।
क्योंकि वो आर्मी मैन थे, पिंडारियों के विरोध में युद्ध करते करते इस क्षेत्र तक पहुँचे और उन्होंने अचानक इस शायद को खोजा। उसके खोजने के 1 साल बाद 1819 में एक एडवर्ड फेल नाम के व्यक्ति हुए थे। वो एडवर्ड फेल यहाँ पर आए थे। उन्होंने बेसिकली उदयगिरी की गुफाओं का 1819 में उनकी डिस्कवरी की थी। उसी सिलसिले में वो सांची स्तूप भी पहुँचे थे। तो एडवर्ड फेल ने एक साइट इस क्षेत्र का सांची नंबर स्तूप का सबसे पहला लाइन ड्राइंग भी बनाया है, जिसका विवरण हमें रॉयल एसाइटिक सोसाइटी बंगाल की पत्रिका में मिलेगा। और 1819 में ही एक ब्रिटिशर्स जिनका नाम था कैप्टन जॉनसन, उन जॉनसन ने दक्षिणी पश्चिमी जो स्तूप का पार्ट है मेन स्तूप का, उसको खोद डाला था। क्योंकि उस समय ये परंपरा शायद रही होगी या एक विचार रहा होगा कि एक ट्रेजर हंटिंग का एक कार्य हुआ करता था, कहाँ कहाँ ट्रेजर्स हैं, एंशिएंट ट्रेजर्स, उनको निकालें, उसको देखें, कौतूहल का विषय शायद बना रहा होगा। तो उस कौतूहल की उसके लिए पूर्ति के लिए उन्होंने इस दक्षिण पश्चिमी भाग को खोजा कि बुद्ध के अवशेष क्या है। तो दुर्भाग्यवश उन्हें बुद्ध के कोई अवशेष उसमें नहीं मिले। फिर ये क्रम यहीं नहीं रुका। उसके बाद 1851 में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम और मेजर मैसी 2 व्यक्ति आए थे और 1851 में ही उन्होंने यहाँ पर इस स्तूप के फिर उसी भाग को, दक्षिण पश्चिम भाग को, ऊपर टॉप से लेके बॉटम तक इनको खोदने का प्रयास किया, जो कि वो असफल रहे। उन्हें भी यहाँ पर बुद्धिस्ट कोई रिलिक्स यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि स्तूप नंबर 1 के ठीक सामने स्तूप नंबर 3 है और उस स्तूप में उनको बुद्ध के 2 शिष्यों महामोदग्लायन और सारिपुत्र, इनके अस्थि अवशेष उनको जरूर मिले। These relics were then taken to the Victoria and Albert Museum in London. Demands were made to bring them back, and apart from the Mahabodhi Society, the then Prime Minister Jawaharlal Nehru and the Nawab of Bhopal also ensured that all the relics excavated were brought back. Finally, on the 30th of November 1952, the remaining relics were enshrined in the newly built Chetagiri Vihara by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru. Each year, lakhs of pilgrims visit the Vihara to see the relics that are put up on display on every last Sunday of November. Close to the main site of Sanchi and next to the museum, you will also find the house where the famous archaeologist and former Director General of ASI, John Marshall, stayed while excavating Sanchi. Plans are afoot to make this into a museum and interactive center. Marshall played an important role in helping develop the site of Sanchi, and his book on it still remains a guide for researchers and scholars studying the Sanchi complex. Though not directly connected with the Buddha's life, like Bodh Gaya, where he gained enlightenment, or Sarnath, where he gave his first sermon, the Sanchi Stupa remains one of the most significant sites for Buddhists across the world. For India today, it also represents its deeply rooted secular ethos, centered around respect and love for all.